Our next topic is the path to constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian constitution. मीन्स इतनी मुश्किलों डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद देयर वाज वन बिग एडवांटेज, एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिला हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को वो ये था कि अनलाइक साउथ अफ्रीका दे डिडंट हैव अ क्रिएट अ consensus about what a democratic India should look like. मीन्स जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर ये एक डिसीज़न लेना था, जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने ये प्रॉब्लम थी, ये डिफ़िकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ी कि उन्हें ऑन द स्पॉट सभी डिसीज़न लेने पड़े। लेकिन इंडिया के सामने ये प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज मच ऑफ दीज कॉन्सेंसेस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि जब हमने अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया तो उसी टाइम पीरियड पर जो बहुत सारी कॉन्सेंसेस हैड इवॉल्व, मतलब साथ साथ में जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो साथ में हमने अपने फ्यूचर इंडिया के लिए जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया होगी, एक फ्रीडम इंडिपेंडेंट इंडिया होगी, तो उसमें किस तरह की जो है आगे हमें रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है, या हमारा जो स्वतंत्र भारत होगा वो किस तरह का होगा। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन स्वतंत्र भारत के लिए किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड पड़ेगी। तो ये जो सभी चीजें हैं इनके बारे में हम, उसकी बेसिक चीजों के बारे में हम पहले से ही जो है अपने लोगों के डिस्कशन के थ्रू उसके बारे में हम कुछ जो है एक बेसिक चीजें हम अपना डिसाइड कर चुके थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीजें हैं वो क्या होंगी, ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे। अवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। हमारा एक्चुअल में जो नेशनल मूवमेंट हुआ, जो एक राष्ट्रीय आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया था फ्रीडम के लिए, वो सिर्फ हमारा फॉरेन रूल से स्ट्रगल नहीं था। मीन्स सिर्फ हमें यही नहीं था कि हमें इन ब्रिटिश से फ्रीडम का ही सिर्फ एक हमारा मेन एम नहीं था, बल्कि इसके अलावा हमने इस फ्रीडम, मतलब हमने अपने फ्रीडम के लिए तो स्ट्रगल किया ही, साथ में हमने एक फ्री इंडिया के लिए किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड पड़ेगी, इन सभी बेसिक एस्पेक्ट्स पर भी हमने जो है डिसीजन लिए। इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रेनोवेट अवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। साथ में हमने हमारा जो स्ट्रगल था एक फ्रीडम के लिए तो था ही, फॉरेन रूल के अगेंस्ट तो था ही, साथ में हमारा जो स्ट्रगल था वो ये था कि हमारा जो न्यू कंट्री होगी वो किस तरह से रेनोवेट किया जाएगा, कैसे उसमें टाइम के साथ जो है सोसाइटी और पॉलिटिक्स, मतलब समाज के अंदर और राजनीति के अंदर चेंजेस लाए जाएंगे, नए भारत के लिए किस तरह के एस्पेक्ट्स की हमें नीड पड़ेगी। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब हालांकि जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो हमें मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस को भी फेस करना पड़ा, लेकिन डिफरेंसेस के बावजूद हमें अपने डिफरेंस ओपिनियन, लोगों के सबके डिफरेंट ओपिनियन थे, तो इन डिफरेंट ओपिनियन की वजह से हमें मतलब एक ये डिसीजन लेने में हेल्प मिली कि जो एक इंडिया है जब वो इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो उसके लिए कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो ये सभी डिसीजन लेने में हमें हेल्प मिली। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। हालांकि ये जो डिफरेंसेस हैं लोगों के विचारों में, जो हमें एक मतभेद मिलता है, वो हमें आज भी देखने को मिल जाता है। सच येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। फिर भी चाहे डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन एक बेसिक आइडिया कौन से होंगे हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बेसिक एस्पेक्ट कौन से होंगे, तो इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है सभी पीपल्स ने एक्सेप्ट किया और उन्हें माना। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution.
1928 में की अगर हम बात देखें पहले में, फ्रीडम से पहले, तो मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने अपने 8 अनदर कांग्रेस मेंबर के साथ मिलकर, लीडर के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किस तरह की क्या पॉलिसी, मतलब क्या रूल रेगुलेशन, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से होने चाहिए, तो इन सभी को उन्होंने 1928 में ही जो है उसकी एक रूपरेखा ड्राफ्टेड, मतलब एक उसका रफली उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार कर लिया था। इन 1931 द रिसोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। और 1931 में कराची में जो एक सम्मेलन हुआ नेशनल कांग्रेस लीडर का, इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स का, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो स्वतंत्र भारत है उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर, कौन से दोनों डॉक्यूमेंट्स, एक 1928 का मोतीलाल नेहरू के थ्रू बना हुआ जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक सेकंड कराची में जो 1931 में एक वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के जो आइडिया थे 1928 में बने कॉन्स्टिट्यूशन और 1931 में जो कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस सम्मेलन हुआ, उस सेशन के दौरान जो भी डिसीजन लिए गए, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में एक चीज कॉमन थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सभी को, ऑल इंडियन सिटीजन्स को जो वोटिंग का राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट, यूनिवर्सल मतलब ऑल इंडियन सिटीजन्स, एडल्ट में जो भी 18 के ऊपर हो गए हैं, राइट टू फ्रीडम। और साथ में जो एक तो ये कि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। सेकंड, राइट टू फ्रीडम, सभी को फ्रीडम का राइट हो, एंड द इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग, और सभी को इक्वलिटी का राइट मिले, एंड द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो माइनॉरिटी ग्रुप है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो स्वतंत्र भारत बनेगा वो इन माइनॉरिटीज जो ग्रुप हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सभी जो चीजें थी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक बेसिक आइडिया हमें मिल चुका था। द सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से जो बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज थे वो सभी लीडर्स के थ्रू एक्सेप्ट किए गए, और मतलब जो भी हमारे ये बेसिक वैल्यूज थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बनने से पहले ही इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सी बेसिक वैल्यू उसमें होनी चाहिए